ऑफिस से लौटते वक्त सूरज बहुत खुश था। उसके हाथ में एक लाल कलर का छोटा सा बॉक्स था। आज तो मेरी परी पीहू बहुत खुश हो जाएगी। सूरज अपने घर जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अपने हाथ में रखे बॉक्स को वो अपनी अलमारी में रख देता है। तभी वहाँ सूरज की पत्नी अपनी छोटी बेटी पीहू के साथ आती है। क्या बात है जी, आज बड़े खुश लग रहे हो? खुशी की ही तो बात है। हमें भी बताओ क्या बात है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मेरे लिए एक चाय बना कर लाओ प्लीज। सूरज की पत्नी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। तभी सूरज को थोड़ी चक्कर आने लगी। वो जमीन पर गिर गया और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक बंद अंधेरे कमरे में था जहाँ लाल रंग की लाइट थी। वहाँ सूरज की जरूरत की हर एक चीज थी, बेड, टीवी, वॉशरूम, लेकिन उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी। एक बंद दरवाजा था जिसके नीचे एक छोटी सी खिड़की थी। एक आदमी वहाँ आया और दरवाजे की वो खिड़की खोली और वहाँ से खाने की थाली सूरज को दे दी। सूरज समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। सूरज जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, साल गुजर गए, लेकिन सूरज उसी कमरे में कैद था। अब तो शायद उसे ऐसी जिंदगी की आदत हो गई थी। उसे रोज सुबह शाम को दाल चावल खाने के लिए मिलते। ऐसे ही पूरे 10 साल बीत गए, लेकिन सूरज वहीं कैद रहा। एक दिन सुबह जब उसे दाल चावल खाने को मिले तो वो खाने के बाद उसे नींद सी आने लगी और वो वहीं सो गया। कुछ लोगों ने उसे बड़े से कपड़े में लपेटा और जंगल में छोड़ आए। सूरज को जब होश आया तो वो एक जंगल में था। तभी उसके जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। सूरज ने कॉल उठाया। सामने कॉल पर आवाज आई, कैसा लगा इतने सालों बाद रोशनी देखकर? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे इतने सालों बंद करके रखा तुमने? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं जीने के लिए। अगर तुम मुझे 48 घंटों में ढूंढ नहीं पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेलो हेलो हेलो। सूरज को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे तैसे वो अपने घर तक पहुंच गया। उसके घर की हालत बहुत खराब थी, मानो कई सालों से घर बंद हो। हर जगह धूल मिट्टी चढ़ी थी। सूरज घर के अंदर गया और अपने कमरे में गया। उसे बीती सारी बातें याद आने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके कबर्ड में वो बॉक्स रखा था। उसने जब वो कबर्ड खोला तो उसमें वो बॉक्स था और साथ ही एक डायरी भी थी। इसमें जरूर मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। सूरज ने डायरी खोली और उसमें से नंबर निकालकर अपने जिगरी दोस्त अमन को कॉल किया। हेलो, कौन? अमन, मैं सूरज बोल रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। अमन हैरानी से कहता है, सूरज, कहाँ थे तुम इतने सालों से? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, और तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अमन, मेरा यकीन कर। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझसे मिलने आ जा। सूरज ने अमन को एड्रेस दिया और कॉल कट कर दिया। फिर सूरज जल्दी से घर से बाहर निकल गया, लेकिन सूरज के पड़ोस में रहने वाले आदमी ने उसे देख लिया। वो जानता था कि सूरज अपनी पत्नी का खून करके भाग गया है। उसने फौरन सीआईडी को कॉल कर दिया। हेलो, इंस्पेक्टर रविकांत। सर, मैं इंदिरा नगर से बात कर रहा हूँ। आदमी ने पूरी बात इंस्पेक्टर रविकांत को बताई। रविकांत ने कॉल कट किया और एसीपी रंधावा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। एसीपी रंधावा ने सब इंस्पेक्टर अजय को सूरज के बारे में नेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने को कहा। तकरीबन रात के 1 बजे रविकांत को कॉल आया कि सूरज नाइट क्लब में गया है। रविकांत इंस्पेक्टर स्वामी के साथ नाइट क्लब पहुंचे।
सूरज क्लब में अपने दोस्त अमन का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद अमन वहाँ पहुँचा। अमन सूरज के गले मिलते हुए कहता है, तू कहाँ था मेरे दोस्त इतने सालों तक? तुझे पता है मैंने तुझे कितना ढूंढा। न्यूज चैनल्स पर बताया कि तूने अपनी पत्नी का खून किया है। और तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम उसे अपने साथ लेकर गए हो क्या? सूरज अमन को कुछ बता पाता इससे पहले ही सीआईडी वहाँ पहुँचती है और सूरज और अमन को गिरफ्तार कर लेती है। अब बाकी की कहानी ससुराल में जाकर अपने दोस्तों को सुनाना। उन दोनों को सीआईडी हेडक्वार्टर्स लेकर आती है। बोलो, क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी को 10 साल पहले और फरार हो गए अपनी बेटी को लेकर? मैं कहीं नहीं भागा था सर, और ना ही मैंने अपनी बेटी को किडनैप किया है। मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। ये सच कह रहा है सर। सर, इतने सालों के बाद मुझे अपना दोस्त मिला है। अब मैं वापस इसे खोना नहीं चाहता। आप प्लीज मेरे दोस्त को बचा लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप जा सकते हैं। सूरज ने बताया कि 10 साल पहले उसे किसी ने किडनैप किया था और अब छोड़ा है और उसे मारने की धमकी भी दी है। रविकांत और इंस्पेक्टर स्वामी ने सूरज से पूछताछ जारी रखी। सूरज ने बताया कि पिछले 10 साल उसने सिर्फ दाल चावल खाया है। क्या कभी उस दाल चावल का टेस्ट भी बदला था? नहीं सर, उसका टेस्ट कभी नहीं बदला। क्या और कुछ याद है तुम्हें? कोई आवाज या कोई निशानी, किसी की बातें? सूरज ने बताया कि वहाँ शाम के वक्त मंदिर के घंटे की आवाज आती थी। स्वामी, जरूर उसने ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ से मंदिर की घंटी की आवाज भी आती है और आसपास होटल्स भी हैं। एसीपी रंधावा ने इंस्पेक्टर रोमा और शैला को सूरज की बेटी की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। एसीपी रंधावा ने सूरज को अपने सारे दुश्मनों के नाम लिखने को कहा। सूरज ने सबके नाम लिखे। तभी सूरज के मोबाइल पर एक कॉल आया। सूरज ने कॉल उठाया और स्पीकर पर डाला। कॉल पर उसी आदमी ने सूरज को धमकी दी कि अगर सूरज उसे 24 घंटे के अंदर ढूंढ नहीं पाया तो वो उसे मार देगा। एसीपी रंधावा ने इंस्पेक्टर स्वामी को सूरज के घर जाकर उसका ध्यान रखने के लिए कहा। इंस्पेक्टर स्वामी सूरज के साथ उसके घर गए। रात के तकरीबन 1 बजे इंस्पेक्टर रविकांत ने इंस्पेक्टर स्वामी को कॉल किया। वहाँ सब ठीक तो है ना? बस सर के इंस्ट्रक्शंस पर काम करते रहो। अभी तक तो सब ठीक है सर। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर स्वामी को होश आया। तब उन्होंने देखा कि वो दोनों एक चेयर पर रस्सी से बंधे हुए हैं और सामने एक लड़की जिसने पूरे काले कपड़े पहने हैं और अपना मुंह ढक रखा था, वो सूरज के सामने बंदूक ताने खड़ी थी। सूरज जैसे ही होश में आया, उस लड़की ने कहा, अब तुम्हारा वक्त खत्म और मेरा बदला पूरा हुआ। लड़की ने सूरज के ऊपर गोली चलाई और वो दूसरी गोली चलाती इससे पहले ही इंस्पेक्टर रोमा, शैला और रविकांत वहां पहुंच गए। रोमा ने लड़की को पकड़ा और उसे सीआईडी हेडक्वार्टर्स लेकर आ गई। बताओ, क्यों किया ऐसा? लड़की ने बताया कि सूरज ने उसकी माँ को मारा था, इसीलिए उसने अपने पिता के साथ मिलकर सूरज को पहले किडनैप किया, फिर उसे मारना चाहा। तभी वहाँ डॉक्टर दास आ गए। उनके हाथ में एक फाइल थी। बॉस, तुम्हारा शक सही था, ये सूरज की बेटी ही है। एसीपी रंधावा ने पूरी सच्चाई लड़की को बताई कि उसका नाम पीहू है और वो सूरज की ही बेटी है। तुम्हारे हाथ का निशान देखकर ही मुझे पता चल गया था, क्योंकि ऐसा ही निशान सूरज के हाथ पर भी है। पीहू रोते हुए अपने सारे गुनाहों की माफी मांगने लगी। फिर पीहू उस आदमी के पास गई जिसे वो अपना पिता समझती थी। वो और कोई नहीं बल्कि सूरज का दोस्त अमन था। इंस्पेक्टर रविकांत ने अमन को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ा टॉर्चर करने के बाद अमन ने बताया, हाँ, मैंने ही मारा है सूरज की वाइफ को और उसकी बेटी को भी मैंने ही किडनैप किया और बाद में सूरज को भी। लेकिन क्यों? अपने दोस्त से इतनी नफरत क्यों? अमन की एक बहन थी जो कि सूरज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सूरज ने किसी और से शादी कर ली, इसीलिए उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। बस उसी बात की नफरत को उसने जिंदा रखा था। उसका असली नाम शरद है। सूरज से बदला लेने के लिए उसने अपना नाम बदला था और सूरज के साथ दोस्ती की थी। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन
किस्मत खराब थी कि सूरज बच गया और तुम, जो कि असली गुनहगार हो, वो पकड़ा गया। जोसेफ, हम लोग घर से भागकर तो आ गए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सब कुछ अच्छे से तो हो जाएगा ना? परेशान मत हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हम दोनों बालिग हो चुके हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, इसलिए अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। ये मेरा फ्रेंड डेविड है। अभी हम इसके भाई के पास मुंबई जाएंगे, वहीं पर फ्लैट ले लेंगे और जब तुम मेरे साथ खुश रहने लगोगी तो तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है। कहते हुए जोसेफ ने रूबी को गले लगा लिया। डेविड जो कार चला रहा था वो भी मुस्कुराने लगा। तभी रूबी ने कार रोकने के लिए कहा। क्या हुआ? नेचर कॉल। यहाँ जंगल में? अब नेचर कॉल समय देखकर तो नहीं आएगा, बस 2 मिनट में आती हूँ। संभल कर जाना। कार से उतरकर थोड़ी दूर जंगल में चलते हुए रूबी एक पेड़ के पास जाकर रुकी। तभी किसी ने उसके सिर पर तेज वार किया। वो चीखी तो जोसेफ तुरंत कार से उतरकर बाहर आया। रूबी, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? रूबी को ढूंढते हुए जैसे ही वो उसकी लाश के पास पहुंचा, किसी ने उसके सिर पर भी तेज वार किया। उसकी चीख सुन डेविड कार से निकलकर उस जगह पर पहुंचा तो सामने रूबी की लाश थी और जोसेफ गायब था। आर यू श्योर कि तुमने जोसेफ की भी चीख सुनी थी? यस सर, मेरा यकीन कीजिए। हम लोग मुंबई जा रहे थे, रास्ते में रूबी ने कार रुकवाई और वो जंगल में गई। उसकी चीख सुनकर जैसे ही जोसेफ उसके पीछे गया, उसके बाद कुछ ही सेकंड में वो भी चीखा। फिर मैं उसके पीछे पीछे गया। मैंने देखा तो जोसेफ वहां नहीं था और रूबी की लाश पड़ी थी। जोसेफ यहाँ होगा भी क्यों? वो तो मेरी बेटी को मारकर भाग गया। सोचा था उसे बहला फुसलाकर शादी कर लेगा तो मेरी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, मगर जब मैं शादी के लिए नहीं माना तो उसे यहाँ जंगल में लाकर मार दिया उसने और खुद दूसरे शिकार की तलाश में चला गया। बता कहाँ है वो? कहते हुए मिस्टर शर्मा डेविड को मारने लगे। छोड़िए उसे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। आपकी बेटी का कातिल जरूर मिल जाएगा। रोमा ने ले जाकर कार में बिठाओ और डॉक्टर दास को इन्फॉर्म करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अयो सर, एक बात समझ नहीं आई। ये डेविड कह रहा है कि इसने रूबी के बाद जोसेफ की भी चीख सुनी, मगर फिर वो या फिर उसकी लाश अचानक से कहाँ गायब हो गई? कहीं शर्मा जी सच तो नहीं बोल रहे? कहीं जोसेफ ने ही रूबी को मारा और फिर गायब हो गया? स्वामी, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। शैला, रूबी के हाथों में देखो क्या है। तभी अजय को लाश से थोड़ी दूर कुछ चमकीला नजर आया। जैसे ही वो उसके पास गया, उसने एसीपी रंधावा को अपने पास बुलाया और उन्हें उस चीज की ओर इशारा करने लगा। उसे देखते ही एसीपी राठौर के चेहरे पर चमक आ जाती है। उन्होंने अपने रुमाल से उसे उठाया और उसे अपनी जेब के हवाले कर दिया। तब तक रूबी की लाश पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। देखो मिस्टर डेविड, जब तक रूबी की मौत का रहस्य सुलझ नहीं जाता और जोसेफ मिल नहीं जाता, तुम शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और मोबाइल तो गलती से भी बंद मत करना। जूनियर इंस्पेक्टर रविकांत की बातें सुनकर डेविड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त इस तरह उसे छोड़कर कहाँ चले गए, मगर वो चुपचाप अपने घर पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो डरते हुए घर के अंदर पहुंचा तो फ्रिज में से खून बह रहा था। उसने फ्रिज खोलकर देखा। फ्रिज के अंदर जोसेफ का कटा हुआ सिर था। वो बुरी तरह से डर गया। उसने तुरंत सीआईडी को इन्फॉर्म किया। तुरंत ही सीआईडी की पूरी टीम वहां पर पहुंच गई। अयो, सुबह से इसे ढूंढ रहे थे और ये फ्रिज के अंदर बैठा हुआ है। तुम तो कह रहे थे कि वो जंगल से गायब हुआ जी, तो तुम्हारे घर ये कैसे पहुंच गया? सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं, वो पता लगाना हमारा काम है। तुम कह रहे थे घर का दरवाजा खुला था, मगर यहाँ तो दरवाजा तोड़ा नहीं बल्कि खोलकर कोई अंदर आया था। तो तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारे अलावा किसी और के पास भी रहती है क्या? नहीं, मेरे घर की चाबी किसी और के पास नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं रहता। हाँ, एक बार जोसेफ को दी थी। उसे रूबी के साथ
टाइम स्पेंड करना था, तो वो मेरे फ्लैट पर ही आया था। सच सच बता दे जोसेफ, और रूबी के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? उन दोनों के आखिरी वक्त में तू ही उनके साथ था और तूने ही उन्हें मारा है। सर, अगर मैंने उन्हें मारा होता तो जंगल से मैं आपको इन्फॉर्म क्यों करता, और जोसेफ की लाश को भी वहीं जंगल में छोड़कर आता ना। अपने घर उसका सर लेकर थोड़ी ना आता। मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। ये केस तो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। इसका सर यहाँ है तो बाकी का धड़ कहाँ है? वो भी मिल जाएगा। पहले इस क्राइम सीन को सील करके सारे फिंगरप्रिंट्स ले लो और सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। एसीपी रंधावा के कहने पर उनकी पूरी टीम घर की तलाशी लेने लगी। उन्हें वहां पर केवल डेविड के ही फिंगरप्रिंट्स मिले। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज में भी कोई नहीं आया। तब तक शर्मा जी को खबर लग गई थी कि डेविड के घर जोसेफ का सिर मिला है। अयो, तुम झूठ बोल रहे हो डेविड। यहाँ पर सोसाइटी मेंबर के अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आया है, और सोसाइटी के लोगों के अलावा किसी को नहीं पता कि कैमरा कहाँ लगा है, तो कैमरे से बचकर आना नामुमकिन है। जब कोई सोसाइटी में आ ही नहीं सकता है तो साफ जाहिर है कि इसी ने अपने दोस्त का खून किया है। बता, तेरी उनसे क्या दुश्मनी थी? पहले तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को मार दिया और तुमने अब अपने दोस्त को भी। शर्मा जी डेविड को मारने लगे। हाथापाई में शर्मा जी की शर्ट की बटन टूटकर गिर गई। दोनों को अलग अलग करने में अजय की नजर उस टूटे हुए बटन पर पड़ी। उसने वो बटन उठाकर अपनी जेब में रख लिया। रोमा को फ्रिज के पास एक दवाई का कैप मिला। उसने उसे उठा लिया। एसीपी रंधावा, तुम्हारा शक सही था। इन दोनों की मौत एक ही समय पर हुई है। यदि मौत एक ही समय पर हुई है तो दोनों की लाश हमें वहाँ पर क्यों नहीं मिली? एक लाश को वहाँ से गायब क्यों कर दिया गया? वो तो सिंपल सा फंडा है। ये जरूर हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। तुम लोगों का आपस में डिस्कशन हो गया हो तो मैं कुछ बताऊं? सॉरी सर। एसीपी रंधावा, एक बात और, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने इस बाल का डीएनए टेस्ट किया है और ये डीएनए बिल्कुल मैच हो रहा है। बाल का डीएनए किसके साथ मैच हुआ है? आओ मेरे साथ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। एसीपी रंधावा के कहने पर उनकी पूरी टीम उनके ऑफिस पहुंची। वहां पर अंधेरे में कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। अब आप अपने मुंह से सच सच बताएंगे या मैं आपको सच बताऊं? क्यों किए आपने ये खून? कौन है ये? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप बेकार में मुझे इस केस में फंसा रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपको बेकार में फंसा रहे हैं तो ये बताइए कि जिस समय रूबी और जोसेफ की मौत हुई उस समय आपके मोबाइल की लोकेशन उसी जंगल की थी, और तो और रूबी के हाथों में मिले हुए बाल भी आपके ही हैं। रूबी से इसका डीएनए मैच हो गया है। तो अब आप क्या कहेंगे? हाँ, रूबी को मैंने मारा, मगर जोसेफ को मैंने नहीं मारा। मेरी इज्जत उछाल कर किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी करने के लिए भाग गई थी वो। उससे तो मरना ही था, मगर उस जोसेफ को मारकर मुझे अपने हाथ थोड़ी ना खराब करने थे। फिर झूठ, सच को स्वीकार करो। एक खून की सजा भी वही है जो दो खून की। हमारे पास सबूत है कि जोसेफ का खून भी तुमने ही किया था। शर्ट का बटन जो डेविड के घर पर मिला था वो हमें जंगल में भी मिला था। वहां से हमें तुम्हारे इनहेलर का कैप भी मिला, जिससे ये साबित हो गया कि तुम वहां पहले भी गए थे। बस अब ये बताओ कि उसका बाकी का शरीर कहाँ है? एसीपी रंधावा की बात सुनकर शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने उसे मारा। कुछ दिनों पहले मैंने जोसेफ और रूबी को डेविड के घर जाते हुए देख लिया था। मैं वहां पर गया और जाकर उन दोनों को बहुत समझाया, मगर वो लोग मेरी बात नहीं माने। इनफैक्ट रूबी ने तो ये तक कह दिया था कि वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। मैंने देखा घर की चाबी टेबल पर पड़ी थी। मौका देखकर मैंने वो चाबी की छाप लेकर उससे दूसरी चाबी बनवाई और डेविड को फंसाने के लिए जोसेफ का सर डेविड के घर में रख दिया और उसका शरीर मैंने अपने कुत्तों को काटकर खिला दिया। उसका यही हश्र होना चाहिए था। कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है, और तुमसे भी यही गलती हो गई शर्मा जी। अब जाओ जेल के सलाखों के पीछे और अपनी जिस इज्जत के लिए
तुमने मासूम प्यार करने वालों का कत्ल कर दिया, उसे मिट्टी में मिलते हुए देखो।